अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से दांत का मसला था। आज भी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो मैंने कहा चलें वीडियो अपलोड कर दें। बहुत से दोस्त कह रहे थे वीडियो नहीं अपलोड हो रही। तो वीडियो बनाने का मकसद आज का जो है वो ये था कि मुझे ना एक दोस्त का कल मैसेज आया यूट्यूब से ही। वो कह रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे ना एक बंदा कह रहा है कि 1,70,000 रुपया जो है वो अपने और आपको कोई तकरीबन 5-6 दिन के अंदर ईरान ले जाएंगे और वहाँ से आपको 1 दिन के अंदर तुर्की ले जाएंगे, उसमें 35,000 रुपये आपको एडवांस देना होगा। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार देखो, सिर्फ उसको नहीं सब भाइयों को, कि मुझे पता है कितना क्रेज़ होता है बंदों के अंदर, कितना जुनून है डंकी का, लेकिन आजकल जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो 35,000 रुपया, 40,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, बंदा कहते हैं यार ये कौन सी रकम है, इसने कौन सा इतना बड़ा एजेंट है, इसने कौन सा लेके भाग जाना है। वो लेकिन इनके लिए जब काम बंद होता है ना तो 1,000 रुपया, 500-500 रुपया भी बड़ा मैटर करता है। बल्कि इनके हाथ में पैसे चढ़ जाएँ सही, वो आप इनसे वापस नहीं ले सकते। तो बस बताने का मकसद ये था कि डंकी जो है वो कौन सा उसमें कंफर्मेशन होती है कि बंदे ने पहुंचना ही पहुंचना है, ये कोई श्योरिटी तो नहीं होती। उसमें ये है कि सारे पैसे जब बंदा पहुंच जाता है, वो डंकी जो है तुर्की की है, ग्रीस की है, ग्रीस से आगे मकदोनिया, सर्बिया, बोस्निया, इटली, हाँ वो ग्रीस तक जो है वो गारंटी नहीं होती, लेकिन ग्रीस से आगे जैसे आप जाते हैं तो पीछे गारंटी रखवानी पड़ती है। लेकिन हाँ, एडवांस पेमेंट नहीं करनी पड़ती। एडवांस पेमेंट आपने कहीं भी नहीं करनी कि बंदा बोले कि भाई 5-10 हज़ार रुपये एडवांस दे दें हमें, क्योंकि अभी काम तो बंद है। उनकी जो वही दिहाड़ी लग जानी है जो उन्होंने एडवांस ले लेना है, वो 5,000 हो, 10,000 हो, 20 हो, 30 हो, 35 हो, उनकी तो दिहाड़ी लग गई। तो बस ये थोड़ी सी एहतियात करें। तो अभी जब हालात ठीक होंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह, सारी इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी हालात नासाज हैं। बाकी जो हमारा था वो शुरू किया बस हमने डंकी के रिलेटेड, तो उसके मतलब भी थोड़ी बात करते हैं कि यूनान तक हम पहुंचे थे, सलोनिकी। जब बंदा सलोनिकी पहुंच जाता है, उसके बाद जिसने एथेंस जाना होता है, यानी कि ग्रीस के अंदर रहना है, वो तो एथेंस की टिकट करवा के तो एथेंस चला गया। जिसने आगे जाना है वो अपने एजेंट से रब्ता करता है, तो वो उसको अपने सेफ़ हाउस पे ले जाता है। सेफ़ हाउस पे लेके जाके तो उसको फिर वो पूरा करते हैं गेम के बंदे, कितने बंदे लेके जाने हैं, 10 हों, 15 हों, 20 हों, वो बंदे पूरे करके तो फिर वो निकाल देते हैं मैकेडोनिया बॉर्डर की तरफ। उसमें ये होता है कि वहाँ से टिकट करवा के देते हैं सलोनिकी से मकदोनिया की। तो जब बंदा तकरीबन बस के अंदर बैठी, जब बंदा तकरीबन बॉर्डर के कुछ थोड़ा सा करीब पहुँच जाता है ना, वो बस में मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का रह जाता है सफ़र वो बॉर्डर का, तो वो पीछे उतार लेते हैं, क्योंकि मतलब कौन सा लीगल जा रहे होते हैं, तो उन्होंने फिर वो बाकी जो रह जाता है सफ़र वो उन्होंने पैदल क्रॉस करवाना होता है। उसके बाद वो तकरीबन 1 दिन और 1 रात का सफ़र है, वो तय करके अल्लाह आपका भला करे तो बंदा एंटर हो जाता है मकदोनिया। और आजकल तो इतने हालात ख़राब हैं कि मकदोनिया में अगर बंदा पकड़ा जाए तो वो ग्रीस के सलोनिकी के अंदर रिपोर्ट नहीं करते। वो सलोनिकी सेफ़ जोन है अब, जहाँ पे स्टे मिलता है, जहाँ से रिपोर्टिंग नहीं है। अब वो सलोनिकी से पीछे जहाँ पे सेफ़ जोन नहीं है, जहाँ पे वो नहीं मिलता स्टे, उस तरफ रिपोर्ट कर देते हैं। तो फिर वो बहुत से बंदों को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ कि जो मकदोनिया से रिपोर्ट है ग्रीस, और ग्रीस वाले ने पकड़ के तुर्की फेंक दिया। तो बस अभी तो वो भी हालात कुछ नहीं ठीक, बस ये डंकी के हालात नहीं है ही नहीं ठीक। तो सजेशन तो यही है हमारा कि ना ही इस तरह का काम करे कोई बंदा। मैं एक 15 साल का बच्चा मुझे अगले दिन मैसेज कर रहा था कि भाई मैं ना फेसबुक पे कमेंट आया कि मैं डंकी लगा सकता हूँ, लगाऊँ तो मुझे काम मिल जाएगा। काम की क्या है यार, काम तो फिर मिल ही जाता है, लेकिन डंकी तुम कैसे लगाओगे? बस ये अच्छा। और जब मकदोनिया आप पहुँच जाते हैं, पॉइंट के ऊपर वही ग्रीस वाली हिसाब है
पॉइंट के ऊपर टैक्सी लगनी होती है, टैक्सी लग जाए, ट्राला लग जाए, ज़्यादा बंदे होते फिर वो ट्राला लग जाता है। मैं ट्राले में आया था। और वैसे मकदोनिया की स्टोरी बड़ी डेंजरस है, वो भी आपसे शेयर करूँगा, और कुछ बहुत से भाई को पता भी है, लेकिन ये है कि डिटेल के साथ बताऊँगा अपनी। तो जब आप वहाँ पे ट्राला या टैक्सी लगती है तो वो विद इन 2 और 3 आवर्स, 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है वो सेफ़ हाउस पे ले जाती है, जहाँ पे पेमेंट्स करवानी है आपने। और वो सेफ़ हाउस जो है वो बंदे बहुत से समझते हैं कि वो सर्बिया के अंदर है, लेकिन वो सर्बिया के अंदर नहीं है, वो मकदोनिया के अंदर ही होता है। सर्बिया और मकदोनिया के बॉर्डर एरिया में होता है वो। मैं आई थिंक वैक्सिंचा या लियान, ये 2 गाँव हैं बॉर्डर एरिया में, वहाँ पे सेफ़ हाउस होता है। वहाँ पे पेमेंट्स करवाने के बाद ये ले जाते हैं आपको, 1-2 दिन रखने के बाद। वो सेफ़ के अंदर बहुत बुरे हालात, वो खटमल पड़े होते हैं, पड़ जाते हैं कपड़ों के अंदर। 3-3 4-4 दिन रहना पड़ता है वहाँ पे। डंकी के बंदे गंदे कपड़े पहने होते हैं, कपड़ों के अंदर पड़ जाते हैं। तो वहाँ से जब वो निकालते हैं फिर वो जो है वो भी तकरीबन 1 रात का सफ़र है, 1 रात 1 दिन का मुसलसल पैदल सर्बिया में एंटर हो जाते हैं। हम तो सर्बिया से थोड़ी बोर्ड भी हुए थे। तो सर्बिया में जब आप एंटर हो गए तो उस पर भी आपने उस जैसे ग्रीस का सेफ़ ज़ोन है, तुर्की का सेफ़ ज़ोन है इस्तांबुल, जहाँ से डिपोर्ट नहीं होता, ग्रीस का सेफ़ ज़ोन है सलोनिकी, वैसे ही सर्बिया का सेफ़ ज़ोन है, उसको क्या बोलेंगे, मुझे भी नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ जब आता है ज़हन में। तो हाँ, बयानवाज उसको कहते हैं। बयानवाज में जब बंदा पहुंच जाता है तो वो सेफ़ हो जाता है। वहाँ पे कैंप है, कैंप के अंदर चले जाओ तो वो फिर आपको डिपोर्ट नहीं करते। उसके बाद जब आप गए कैंप के अंदर, वहाँ से फिर वो टिकट करवानी है आपने बेलग्राड की। बेलग्राड जो है वो कैपिटल है सर्बिया का। वहाँ से बेलग्राड की टिकट करवाने के बाद आप जो है वो तकरीबन 1 रात लगती है। अगर सुबह की बस हो तो 1 दिन लगता है, शाम की बस हो तो 1 रात लगती है। तो बंदा जो है शहरी टाइम तक बंदा पहुंच जाता है। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद वहाँ पे वो एक अफ़गान पार्क है, वो बाकी वहाँ पे बड़े से ज़ाहिर बात है, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम तो है ही कोई नहीं, बंदे इतनी देर से फंसे हुए हैं। तो वो बंदे जो हैं वो यही लूट मार की, छीना, किसी का मोबाइल, कभी किसी के पैसे छीन लिए, नए आने वाले मुसाफिर को पता नहीं होता। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो नए आने वाले बंदे को क्या पता है, तो वो वहाँ पे जो है फटाफट किसी से रब्ता करके तो किसी दोस्त यार से वहाँ पे चले जाना चाहिए, किसी कैंप में जल्दी से जल्दी वहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए। तो वो छीन के जी मारते हैं चाकू, तो चीज़ें छीन लेते हैं, मोबाइल आपके, हाँ शूज़ आपके, आप बैग, आपके पैसे, सब कुछ। उसके बाद आप वहाँ से अगर बच गए तो फिर आपने जो है अल्लाह आपका भला करे, एजेंट से रब्ता करना है। वहाँ से अफ़गान पार्क के पास से ही वो फिर उठाते हैं और ले जाते हैं नहर पे। वो नहर जो है वो बेसिकली जैसे तुर्की का और वो है ना ग्रीस का बॉर्डर एरिया, वो एक नहर है। ऐसे ही जो सर्बिया और बोस्निया है उसके दरम्यान में भी एक नहर पड़ती है। अब जो नहर तक के वो अपने गेम की तो बात की हुई है, उसको पहुँच के पैसे तो अपने देने हैं, गारंटी रखवाई हुई है। लेकिन हाँ, इस टोटल सफ़र में यूनान से लेके इटली तक जितने किराए, जितनी टैक्सी के पैसे, बस के पैसे, टिकट्स, वो सारे अपने अपने जेब से देने हैं। ये कोई बात नहीं कि हमने इतनी महंगी गेम की बात की हुई है, इतनी महंगी की बात की हुई है। वो सारे पैसे जो हैं वो आपने अपनी जेब से देने हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो बस उसके बाद जब वो पहुँचते हैं ना जी वो बॉर्डर पे, मतलब कि नहर पे, तो वहाँ से एक पहाड़ सा नज़र आता है ऊंचा, बोस्निया काफ़ी ऊंचा है सर्बिया से। पहाड़ नज़र आता है, बंदा ऐसे करके देखे ना तो ऊपर ख़त्म ही नहीं होता पहाड़। तो वो टैक्सी की जो गेम होती है ना, वो जब आप नहर क्रॉस कर जाएँ तो वो टैक्सी लगती है, वो सिर्फ पहाड़ चढ़ा के ना, और तो मेरे ख्याल अब वो पहाड़ चढ़ जाता है जब बंदा, तो वो सेफ़ जोन शुरू होता है बोस्निया का, वहाँ से बोस्निया डिपोर्ट नहीं करता। लेकिन उसके बाद जो है
मेन जो काम है उसके बाद स्टार्ट होता है, तुज़ले जाना होता है। तुज़ला एक सिटी है बोस्निया का। तुज़ले जब आप पहुंच जाएं, तुज़ले का पैदल का सफ़र 25 से 30 किलोमीटर है जो आपने करना है। तो तुज़ले जब आप पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आपको एक कैंप मिलेगा। कैंप नहीं है, वो एक बिल्डिंग सी होती है, उसके नीचे वही चादरें और गत्ते और पता नहीं क्या क्या डाल के बंदे लेटे होते हैं। कोई हाल नहीं, बड़ा हाल। तो आपको देख के पता लग जाता है कि ये जो है ना हमारा स्टे आ गया है, तो यहाँ पे हमने रुकना है, यहाँ से मिलेगा स्टे। तो वो वहाँ से फिर वो वहाँ पे लेट जाए, वहाँ पे फिर वो UN वाले आग खाने शाने देते हैं लाइन में लग के। बड़ी लड़ाई होती है खाने शाने पे भी वहाँ पर। तो उसके बाद वो फिर एक एक बंदा ऊपर लेके जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद आपको एक पेपर देते हैं। उस पेपर के ऊपर जो है वो आपका आप वो लिखा होता है कि आप ना बोस्निया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस पेपर के बाद जो है वो आपको टिकट मिलती है बस की, ट्रेन की, जिस पे भी आप इजी समझें। बस और ट्रेन की टिकट जो है वो आपको उस पर मिल जाती है। वो टिकट लेने के बाद जब आप हाँ, और मैंने ली थी सरायवो की टिकट। सरायवो एक शहर है बोस्निया का, बड़ा खूबसूरत शहर है, तो कैपिटल है। मैंने सरायवो की टिकट ली थी बस की। सरायवो से आगे फिर जाना पड़ता है बिहाज, जो कि क्रोशिया और बोस्निया के बॉर्डर पे सिटी है। लेकिन बहुत से लड़के मतलब थे, उनको गाइड करने वाले बंदे थे, तो वहाँ से डायरेक्ट टिकट हो जाती है तुज़ला से बिहाज की ट्रेन की, जो वहाँ से डायरेक्ट बिहाज ले जाती है। तो उसके बाद जब आप सरायवो की टिकट ली बस की, तकरीबन एक दिन का सफ़र है, बंदा पहुंच जाता है सरायवो में कैंप है। कैंप में जाके आपको पहले तो अशद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ना तो कैंप कार्ड है, ना आपके पास पैसे हैं। मैं पैसे जिस बंदे के पास हो, मैं वैसे की नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो खाना खाने में बड़ी परेशानी होती है। वहाँ पे चेकिंग करते हैं, कार्ड ना हो तो वो जो है वो जो शेड सा बना होता है, शेड के नीचे 4 पहियाँ लगी हुई हैं, तो वो वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, उनको कोई नहीं, वो बाहर निकाल देते हैं। कार्ड बनने में बड़ी दुश्वारी है वहाँ पे। तो वहाँ से फिर टिकट जो है वो लेनी होती है बिहाज की। बिहाज वाली स्टोरी थोड़ी लंबी है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा आप सब लोगों से, सब भाइयों से। तो बस अब के लिए इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया। तो बस ये एक सेशन ख़त्म करके तो इसके बाद इंटरव्यूज़ जो हैं वो शुरू करेंगे रेफ्यूजीज़ के मैं हर एज के बंदे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान। तो वो कैसे आए, उनको रास्ते में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको रास्ते में, ये सारी बात करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलें भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला वीडियोस के साथ मैं हाज़िर होता रहूँगा। आपका भाई आदिल गुमन, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।